गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई। हाँ भाई, क्या हाल चाल? सर एक डाउट है, कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम बात है? हाँ हाँ, सेम बात है। आपको क्रश वाला कंटेंट कैसे याद आया था सर? तुम्हारी हालत देखी थी मैंने, तुम्हारी हालत देखी थी, उससे याद आया था। हाँ तो भाई, सर आपने टी बाई थ्रू वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें ग्राउंड से हाइट कौन सा कंसीडर करें? ग्राउंड से करो। ग्राउंड से हाइट कौन सा कंसीडर करें मतलब? वो t/3 सेकंड बाद पूछा है, मतलब पहले t/3 बाद। तो ग्राउंड से हाइट बताओ, पहले t/3 गिरने के बाद कितना होगा? डाउट वाली क्लास आज, हाँ आज रख रहे हैं, बताओ कितने बजे रखें? टाइमिंग इवनिंग में 4 बजे रख दे, 4 से 6। इवनिंग 4 to 6 रख दे, है ना? 5 से कौन सी क्लास होती है? 4 बजे कौन सी क्लास होती है? 4 बजे कौन सी क्लास होती है? 3 बजे खत्म हो जाती है ना, तो 3 से 4 1 घंटा गैप हो तो गया। 3 से 4 1 घंटा गैप हो तो रहा है भाई? 4 से 6 रख लेते क्लास, डाउट क्लास। 5 से 7 कर देते हैं, चलो 5 से 7 कर देते हैं। ठीक है, 5 से 7 कर दे। ठीक, 5 से 7 कर देते हैं। ठीक है,
चलो, अब बेटा 6 बजे से नहीं, फिर 6 से 8 लेट हो जाता है, 5 से 7 ठीक है, ठीक है। और टाइम पे रहें। जो क्वेश्चन एक बार डिस्कशन में निकल जाएगा वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले हम डीपीपी डिस्कस करेंगे, फिर हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, फिर हम नीट एडवांस डिस्कस करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीपीपी, मॉड्यूल, फिर नीट एडवांस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। चलो, इसका क्या आंसर आया? इसका क्या आंसर आया? A ball is released from height as T1, T2 with the time required to complete the first half and second half respectively. Then they choose the correct relation between T1 and T2. लो भाई, आंसर आ गया। चलो क्विज करो, क्विज कर देता हूं। आंसर भरो, आंसर भरो। देखो बेटा, आधे बच्चों का ही सही है, और इतना सीधा 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 क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो, बोला है कि एक हाइट एच से यहां से रिलीज कर दिया, ये आया ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है, ये हाइट टोटल एच है। तो अब देखो, पहला आधा डिस्टेंस मतलब ये h/2 और ये भी h/2, दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस है। इसमें टाइम t1 लगा और इसमें टाइम t2 लगा, तो बराबर बराबर डिस्टेंस फॉर इक्वल डिस्टेंस क्या रेशियो होता है? फॉर इक्वल डिस्टेंस रेस से स्टार्ट हुआ है, t1 रेशियो t1/t2 जो है वो आएगा 1/√2 - 1। देखो देखो देखो, सीधा सीधा T2 आ रहा है √2 - 1 × T1। देखो, रेशियो वाला बताया था, रेशियो वाला बताया था बेटा, सीधा आंसर आ रहा है T2 = √2 - 1 T1। बेटा, इसमें और इसमें फर्क नहीं दिख रहा तुम्हें? यहां √2 + 1 होता ना तो फिर सेम बात होती। ये T2 √2 - 1 T1 और T1 √2 + 1 T2, तब हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा करके कुछ करते, रैशनलाइज करते सर, ठीक है। इसका क्या आंसर आया? One object is released from top of a building. It travel distance by the object in last second of its motion is equal to distance traveled in 4 second. देखो, मान लिया let total time of flight is t, तो लास्ट सेकंड मतलब कौन सा होगा? टीएथ सेकंड होगा, टीएथ सेकंड मतलब t-1 से t वाला जो होगा वो लास्ट सेकंड होगा। तो आप कहोगे डिस्टेंस इन टीएथ सेकंड, डिस्टेंस इन टीएथ सेकंड बराबर होगा डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकंड। टीएथ सेकंड का डिस्टेंस u + a/2, ए हो जाएगा जी, नीचे की तरफ मोशन हो रहा है बेटा, देखो पार्टिकल को रिलीज किया है नीचे की तरफ, तो u तो 0 हो जाएगा, g/2 2n हो जाएगा t-1, पहले 4 सेकंड का हाफ gt², हाफ g × 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा g
बाई टू से जी बाई टू कट जाएगा, ये आएगा 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 16, t इज इक्वल टू 17/2 सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट कितना होगा, तो अब देखो यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, पुट t इज इक्वल टू √2h/g, दैट्स ऑल। टाइम ऑफ फ्लाइट का यही फॉर्मूला होता है, रख दो 2h/g इज इक्वल टू 17/2, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ g हो जाएगा 10 और 17/2 का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा ये सोल्व कर लेना, जो भी आएगा ये सोल्व कर लेना है भाई। बोलो 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 बोलो, क्लियर है, क्लियर है। पहले 4 सेकंड का डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर, टीएथ सेकंड, देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी सेकंड है, मतलब मान लो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड है, तो फिफ्थ सेकंड लास्ट सेकंड होगा, 6 सेकंड है तो सिक्स्थ लास्ट होगा। मान लो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 7.5 सेकंड है, तो 7.5वां सेकंड जो होगा 6.5 से 7.5, उसमें उसका डिस्टेंस जो है पहले 4 के बराबर करना है। तो आपको तो टीएथ सेकंड का फॉर्मूला लगाना है, यू 0 है, उसको पहले 4 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर करके आंसर लाना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया था, एक पर्सन ने एक पत्थर को ड्रॉप किया टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो कि 125 मीटर हाइट की है। 2 सेकंड बाद में उसने एक दूसरा पत्थर वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ फेंक दिया, तो बताओ स्पीड कितने से फेंके जिससे कि वो पहले वाले पत्थर को जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड टच कर जाए। तो देखो हमारे पास सबसे पहले दिया है कि 125 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, कितने हाइट की, 125 मीटर हाइट की, यहां से एक पत्थर को रिलीज कर दिया, u इज इक्वल टू 0, बता सकते हो कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंचेगा, ये t इक्वल टू 0 की कहानी है। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो होगा √2h/g, h 125 रख दो, तो 2 गुना 125 बटे g हो गया 10, 250, 10, 25, 5 सेकेंड आ गया। मतलब इस पत्थर को जमीन तक पहुंचने का जो टाइम है दैट विल बी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ये जमीन पे पहुंच जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पे वो थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, 2 सेकेंड पर ये वाला पत्थर यहां आ चुका है, नीचे जा रहा है, और दूसरा पत्थर यहां से कुछ वेलोसिटी से फेंक दिया, मान लिया v वेलोसिटी से फेंक दिया, तो देखो 5 सेकंड पर ये ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो कह रहा है जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है जस्ट पहुंचने से पहले ये इससे आके टकरा जाता है, तो t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि 5 सेकंड है, उस समय ये वाला ऐसे चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ दोनों यहां आजू बाजू में हो जाएंगे, मतलब टकरा जाएंगे, दोनों यहां आ जाएंगे 125 मीटर नीचे, दोनों 125 मीटर नीचे आ जाएंगे 5 सेकंड पर और टकरा गए। तो मेरे को क्या करना है, पहले वाला 5 सेकंड में 125 चला, दूसरे वाले को भी 125 चला देना है 3 सेकंड में। तो टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन फॉर सेकंड स्टोन, फॉर सेकंड स्टोन, दूसरे पत्थर के पास कितना टाइम बचा, 3 सेकंड। 5 सेकंड में से 2 सेकंड तो माइनस कर दो, यदि 5 से लेट हो गया वो, यदि 5वें सेकंड पर, मतलब 0 से 5वें सेकंड पे वो नहीं पहुंचा तो ये गिर जाएगा। ये बोल रहा नहीं, गिरने से जस्ट पहले वो पहुंच गया वहां, मतलब वो 3 सेकंड में यहां पहुंच गया, तो 3 सेकंड में उसको 125 चलाना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नीचे को पॉजिटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि ऊपर की तरफ कुछ है ही नहीं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं। तो s डिस्प्लेसमेंट 125, u वेलोसिटी निकालनी है, टाइम 3 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन g 10 हो गया, 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 3v प्लस 3×3 = 9, 90/2 45, तो 3v इज इक्वल टू, ये 45 उसमें से माइनस करेंगे तो 80, तो v इज इक्वल टू 80/3 इज द आंसर, 80/3 इज द आंसर। देखो देखो देखो,
80/3 इज द आंसर। क्या बोलते हो? 80/3 इज द आंसर। देखो देखो देखो, 80/3 इज द आंसर। ठीक है भाई। एक फिर ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, आंसर आया इसका? आंसर आया? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे टैकल करे? टैकल क्या करना होता है, जो बोला है वो करना होता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। ए मैन इन ए बैलून राइजिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक जैसे हॉट एयर बलून नहीं होते, ऐसे बलून है, ठीक है। तो यहां से एक बैलून के अंदर आदमी बैठा है, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ राइज कर रहा है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रिलीज ए बॉल 2 सेकेंड आफ्टर द बैलून इज लेट गो। बैलून को जस्ट छोड़ा है, अब वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा रेस्ट पे। तो ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। अब 2 सेकेंड बाद, ये कहानी है t=0 की, 2 सेकेंड में ये ऊपर आ जाएगा। तो 2 सेकेंड में चलो ये t=2 सेकेंड पर ये कुछ ऊपर आ गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। अभी भी है ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ये तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके पास 2 सेकेंड में अब कुछ वेलोसिटी आ चुकी है। कोई पूछे वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, u+80, ए है 4.9, टी है 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी आ चुकी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये यहां से कुछ ऊपर भी जा चुका है। कोई पूछे कितना ऊपर जा चुका है, s=ut+12at²। ut तो 0 हो गया, तो ut तो 0 हो गया, हाफ a हो गया 4.9 और टी स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये भी 9.8 आ गया, 9.8 मीटर ऊपर आ गया। अब यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। अब देखो एक्चुअल में याद रखना, कोई चलती हुई चीज से हम कोई चीज को गिराते भी हैं, तो ग्राउंड के रिलेटिव में उसकी वेलोसिटी उस फ्रेम के बराबर होती है जिसमें से गिराया गया है। जैसे चलती हुई ट्रेन से यदि हम एक बॉल को नीचे गिराएंगे तो बॉल तरीके से नीचे नहीं गिर रही है, जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो बॉल के पास भी होती है, ठीक है। बॉल वही का वही नीचे नहीं गिरती है, बॉल ट्रेन के पैरेलल उस वेलोसिटी से जाते हुए ऐसे पैराबोलिक मोशन करते हुए गिरती है। कोई ग्राउंड से खड़ा होकर के उस ट्रेन को देखेगा तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही बॉल की वेलोसिटी है, और उसने छोड़ा तो वो नीचे आएगी, लेकिन वो वहां की वहां ना गिर के आगे जाके गिरेगी। हमें लगता है पीछे रहेगी, वो रीजन है कि ट्रेन लगातार मान लो आगे एक्सेलरेट हो रही है। यदि मान लो ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और हम मान के चलें कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो चलती हुई ट्रेन से बॉल गिराओगे तो वो तुम्हारे सामने ऐसे नीचे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। वो पीछे जाने का रीजन होता है एयर रेजिस्टेंस, वो हम इग्नोर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब यदि जैसे चलते हुए बैलून में से कोई चीज को गिराओगे तो जो बैलून के पास वेलोसिटी है वो इसके पास भी होगी। इसका जो u होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ बैलून, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसके पास इनिशियली नो वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने हाइट पर होगा, 9.8 हाइट पर होगा। तो जब अब यहां से इसको गिराओगे तो ये इस ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगी, इसके साथ साथ ऊपर जाएगी, लेकिन ये जैसे इसको गिराओगे अब इसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ जी हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है अब इसका जी हो जाएगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बैलून अभी भी ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो बैलून तो ऊपर निकल जाएगा, लेकिन बॉल थोड़ा सा ऊपर चल के नीचे गिरेगी।
लेकिन थोड़ा सा ऊपर जरूर चलेगी क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है इनिशियल। ठीक है, तो ये एक प्रकार से प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट केस हो गया। तो यदि इस केस को मैं सिंपल बनाऊं तो ये ऐसा है कि 9.8 मीटर हाइट से 9.8 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और लौट के वापस आ जाएगी। तो पूछा क्या है आपसे बताओ, द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच बाय द बॉल। अब तुम एक बात बताओ, यदि तुम्हें इसके ऊपर ऊपर की हाइट पूछे, ये तो 9.8 होगी, यदि इसके ऊपर की हाइट पूछे ये एच मैक्सिमम इसके ऊपर ऊपर की, तो ये होगा यू स्क्वायर बाई 2g, हाँ या ना। तो यू स्क्वायर हो जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, जी हो जाएगा 9.8, एक 9.8 कट जाएगा तो ये 4.9 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन ये मैक्सिमम हाइट यहां से है, तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड ये आ जाएगा बराबर 9.8 तो पहले से है और यहां से 4.9 मीटर है, तो यह आ जाएगा 14.7 मीटर, 14.7 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ये आंसर आ जाएगा 14.7 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। देखो देखो देखो, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। सर क्वेश्चन को समझा दीजिए। एक बैलून, हॉट एयर बैलून है जिसमें हम बैठ गए, जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, समथिंग एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उससे एक्सेलरेट कर रहा है तो 2 सेकंड में वो ऊपर आ जाएगा, कुछ हाइट आ जाएगी, कितना आएगी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इतनी हाइट से वो एक बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया का मतलब है कि अब जस्ट उस बॉल को वहां से छोड़ दिया, तो जो वेलोसिटी बैलून के पास है 9.8 मीटर पर सेकंड, छोड़ेंगे तो बॉल के पास भी वही होगी। लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे अब बैलून वाला एक्सेलरेशन इसको नहीं मिलेगा, ये फ्री फॉल होगी, लेकिन वेलोसिटी होगी इसके पास। तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसके बाद अब इसका एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन होगा नीचे की तरफ जी, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे नीचे गिरेगी। बोला मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये पूछा है। जैसे एक कैलकुलेशन करें, मान लो यदि मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो ये हो जाएगा हाफ 4.9 9.8 अपॉन 4.9 प्लस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। कितना आएगा, वही आ जाएगा। चल, पर बात वही है, ये अभी नहीं समझेंगे, जस्ट मैं तो चेक कर रहा था कि आएगा क्या आंसर। एक्चुअल में आगे पढ़ाता हूं मैं एक अल्फा बीटा प्रॉब्लम, ग्राफ जब पढ़ाऊंगा ना तब मैं पढ़ाऊंगा अल्फा बीटा प्रॉब्लम। अल्फा बीटा प्रॉब्लम में क्या होता है, कोई भी चीज रेस्ट से रेस्ट तक जा रही है, देखो यहां से रेस्ट से चालू हुआ था,
रेस्ट तक जा रही है। तो इस बॉल को ऑब्जर्व करें तो बॉल का एक्सेलरेशन पहले 2 सेकंड तक तो ये बैलून के बराबर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, और 2 सेकंड के बाद जब इसको छोड़ दिया तो इसका एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन हो गया 9.8। तो अल्फा हो गया 4.9, बीटा हो गया 9.8, और 2 सेकंड ये और 1 सेकंड ये, 3 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आंसर आ जाएगा हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, वहां फॉर्मूला होता है। डाउट अगर सर वो बॉल ड्रॉप ना करके नीचे की ओर फेंके तो? बेटा नीचे की तरफ फेंकेगा तो इनिशियल वेलोसिटी देगा। यदि वो नीचे की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड से फेंकता है तो एक्चुअल में ग्राउंड के रिलेटिव में वो रेस्ट पे आ जाएगी, तब तो सीधा √2h/g लगा दो। यदि उससे कम या ज्यादा से फेंकता है तो उसके ग्राउंड के रिलेटिव में वेलोसिटी निकालो, और फिर s = ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, जो मैक्सिमम है, जो भी पूछे फिर उस हिसाब से बताओ। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। ठीक है भाई, क्या नाम है बेटा? सोहिदुल। सोहिदुल क्या नाम है तुम्हारा? बेटा मैं टेस्ट सिलेबस इतनी बार बता चुका हूं, मैं हर रोज हर 10 मिनट में नहीं बताऊं। ठीक है, यदि आपको टेस्ट सिलेबस जानना है तो या तो नोटिस बोर्ड देखो या फिर सारा लेक्चर देखो। कहीं ना कहीं लेक्चर में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, और कहीं ना कहीं नहीं कई बार बताया, पूरा लेक्चर अटेंड करो। नहीं बताऊंगा मैं, बार बार नहीं बता रहा, हर लेक्चर में 10 बार बताऊं नहीं। चाहे तुम कैसे में से लिख लो कि देखते नहीं हो, मैं रिप्लाई नहीं करते हो, तुम लिख लो, नहीं दे रहा रिप्लाई। मतलब कितनी बार मैं टेस्ट का सिलेबस बता चुका हूं अभी तक। जो बच्चा पढ़ता है वो लेक्चर पूरा देखता है, ऐसा नहीं है कि मन में आया जब आया और मन में आया जब चले गए, ऐसा लेक्चर नहीं देखना होता है। नोटिस बोर्ड पे जाके देखो फिर। ये करो, चलो ये क्विज कर रहा हूं। चलो बढ़िया। देखो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। बोला, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, इट पासेस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर t1 सेकेंड। देखो जब एक ऑब्जेक्ट को यहां से हम फेंकते हैं तो ये ऐसे जाके ऐसे आता है, तो कोई सर्टेन हाइट है, इस हाइट से ये t = t1 पे पास करता है, ये t = 0 है। ठीक है, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। मुझे ये टाइम बताना है, टाइम इंटरवल बताना है, मतलब जब दोबारा से ये इससे पास करेगा तो मुझे ये डेल्टा टी, ये इंटरवल बताना है, ये वाला टाइम बताना है कि ये टाइम इंटरवल क्या होगा, ये डेल्टा टी हमसे पूछा है। देखो कैसे निकालेंगे, तुम बताओ मुझे ये वाला टाइम क्या होता है। ये वाला टाइम होता है u/g। कितना होता है? u/g। तो बता सकते हो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल क्या होगा। टोटल है u/g, इसमें से t1 माइनस कर दो, u/g में से t1 माइनस कर दो, ये इतना होगा। तो इधर वाला भी कितना होगा? वही होगा,
u बाई जी माइनस T1 सेम ही होगा। तो जो डेल्टा टी है ये हो जाएगा 2 गुना u अपॉन जी माइनस T1। देखो 2 गुना u अपॉन जी माइनस T1 कितना आराम से हो गया बेटा। ऊपर ऊपर जाने का टाइम जो टोटल होता है u बाई जी होता है, जिसमें से यहां T1 लगा, तो यहां से यहां कितना लगा, टोटल u बाई जी में से T1 माइनस कर दिया। ये ऊपर का है, उतना ही नीचे का होगा। तो ये जो डेल्टा टी इसने पूछा है इस हाइट से दोबारा पास करने का इंटरवल, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ u बाई जी माइनस T1, वो होगा। देखो 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 देखो, क्लियर है, क्लियर है। ये वाला करो, नीट एडवांस का क्वेश्चन है ये, डू इट। A bead is free to slide down on a smooth wire rigidly stretched between points A and B on a vertical circle। ये एक वर्टिकल सर्कल है जिसमें A से B एक वायर बांध रखा है, ठीक है। एक बीड जो है इसमें फ्री टू मूव है, मतलब वो इसके अंदर ऐसे मूव करेगा, स्लाइड करेगा इधर की तरफ। Bead slide from rest from the highest point A on the circle। AC is diameter, AC diameter है in vertical direction, then time taken by the bead to reach point B is directly proportional to। कुल मिला के हमें टाइम पीरियड निकालना है कि यहां से यहां जाने का कितना टाइम लगेगा। तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये एक डायमीटर है, ये 2r लेंथ का है, और ये जो सर्कल है ऐसे, इसमें वायर हमने ऐसे बांधा हुआ है, ये पॉइंट बी है और ये ऐसे बना दिया। बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी डायमीटर को किसी सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से मिलाकर ट्राइंगल बनाते हैं तो इसमें ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। जब डायमीटर को इसमें किसी भी पॉइंट से मिलाकर के ट्राइंगल बनाएंगे तो उसमें ये वाले जो पॉइंट पे जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। ये लेंथ है 2r, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये एंगल है थीटा। तो 2r के दो कंपोनेंट होंगे, एक कोस एक साइन, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 2r कोस थीटा। तो ये लेंथ हो जाएगी 2r कोस थीटा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो बेटा नीचे की तरफ mg होता है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, यहां कोई बीड होगा तो mg नीचे की तरफ होगा और ये एंगल है थीटा। तो mg का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, mg कोस थीटा, सॉरी mg कोस थीटा, mg कोस थीटा आएगा। इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? mg कोस थीटा। देखो वेट नीचे होता है, इसका इधर कंपोनेंट आएगा mg कोस थीटा। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, इस बीड का जो इधर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा नेट फोर्स अपॉन मास। अब देखो इस mg का जो ये वाला कंपोनेंट है वो तो नॉर्मल कैंसिल कर देगा। देखो mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg कोस थीटा, mg साइन थीटा।
mg साइन थीटा वाला नॉर्मल से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इधर की तरफ जो mg साइन थीटा है ये नॉर्मल से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर तो जाने नहीं देगा इसको। ये बीड स्लाइड कर सकता है तो अलोंग द प्लेन ही कर सकता है, नीचे नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, कहीं नहीं, बस ऐसे जाएगा। और इधर की तरफ फोर्स mg है जिसका एक कंपोनेंट इधर mg कोस थीटा आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा mg कोस थीटा को डिवाइड कर दो मास से, तो मास तो कट गया, तो यह आ जाएगा g कोस थीटा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है इधर की तरफ g कोस थीटा आ रहा है। ये जो बीड है, ये जो बीड इसमें है, इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन g कोस थीटा है। कितना है? g कोस थीटा। इधर चलना है 2r कोस थीटा, इसका एक्सेलरेशन है g कोस थीटा। इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और स्ट्रेट लाइन पे मोशन है, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो इसको, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r कोस थीटा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, u हो गया 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन g कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर। देखो तो यहां से कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 4r अपॉन g का रूट, ये आ जाएगा रूट ओवर 4r बाई जी, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑन थीटा, थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये जो टाइम है ये थीटा से इंडिपेंडेंट आ रहा है, देखो कहीं थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब आप इसको किसी भी एंगल पे रस्सी बांधो और छोड़ दो, यहां से एंड तक पहुंचने का जो टाइम है हर बार सेम होगा, और उतना ही होगा जितना टाइम इसका नीचे आने का होता है। देखो ये एक्चुअल में लिखा है टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट ओवर 2h, h हो गया 2r बाई जी, रूट 2h बाई जी लिखा हुआ है। देखो डायमीटर का टाइम है रूट 2h, डायमीटर तो सीधा सीधा वर्टिकल गिरना हो गया, वर्टिकल डायमीटर तो सीधा सीधा गिरना हो गया, तो इसका टाइम होगा रूट 2h बाई जी, तो h हो गया 2r, तो देखो ये 4r बाई जी का रूट ही आएगा। तो एक्चुअल में ये एक जबरदस्त चीज है जो आपको याद भी रखनी चाहिए कि एक सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में जिसका डायमीटर ऐसे वर्टिकल 2r है, यहां से आप किसी भी एंगल पे रस्सी बांधोगे, यहां से डायमीटर से किसी भी एंगल पे रस्सी बांधोगे तो इस एंड से छोड़ोगे और यहां तक पहुंचने का टाइम, पेरीफेरी तक पहुंचने का टाइम हर बार सेम आएगा। कितना? रूट ओवर 4r बाई जी सेम आएगा, थीटा से इंडिपेंडेंट आएगा। देखो यहां हो क्या रहा है, एक्चुअल में जितना ज्यादा एंगल करोगे तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी। देखो 2r से घटते 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 कम होती जाएगी, लेकिन आप ये भी देखो कि एक्सेलरेशन भी इधर करोगे तो जितना एंगल थीटा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा। कोस थीटा थीटा बढ़ाने पर घटता है, तो डिस्टेंस भी घट रही है तो एक्सेलरेशन भी घट रहा है, दोनों में कोस थीटा का फैक्टर आ रहा है। जैसे ही सोल्व कर रहे हैं वो जीरो कट जा रहा है, मतलब थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। क्लियर? सर रूट 2h बाई जी फॉर्मूला लगाकर r के कोस कंपोनेंट से क्यों नहीं कर रहे? फिर रूट 2h बाई जी नहीं लगाएंगे बेटा, यदि यहां से यहां तक का डिस्टेंस रूट 2h बाई जी से लगा रहे हो तो बेटा जी नहीं यूज कर सकते, इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन जी नहीं है, आप लगाओ रूट 2l बाई ए, वही तो आ रहा है रूट 2l बाई ए, एल ये कोस थीटा में होगा और एक्सेलरेशन भी जी कोस थीटा होगा। बेटा रूट 2h बाई जी तब वैलिड होता है जब वर्टिकली गिर रहा हो, रेस्ट से वर्टिकली एट साइड गिर रहा हो ना। अब देखो यहां पे ये इधर वाली डिस्टेंस का टाइम निकालोगे तो इधर एक्सेलरेशन जी नहीं है, जी कोस थीटा है, तो रूट 2h बाई जी वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो जी को जी कोस थीटा लिखो। समझ रहे हो? तो ये जो टाइम है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका एंगल क्या है। क्लियर?
अब ये क्या डाउट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड, क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ज्यादा ज्ञानी मत बना करो बीच में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड, क्या क्या क्वेश्चन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड कहां से आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात यहां पे? पता है भी नहीं, बस बोल रहे हैं एंगुलर। क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जो समझा रहा हूं वो नहीं समझ रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। जो समझा रहा हूं वो समझो ना। 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट 7वीं क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है कि डायमीटर को किसी भी पॉइंट से मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। कोई भी मिला लो, यहां से इसको मिला दो तो भी ये 90 होगा, यहां से इसको मिला दो तो भी ये 90 होगा, ये सारे 90 होते हैं। लिख लो खुद से, इसको याद रख सकते हैं। हाँ, ये याद रख लो कि किसी भी एंगल का जो टाइम है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको कहीं का भी पूछे, आप यहां से यहां का टाइम निकाल दो, उसके लिए सीधा √2h/g फॉर्मूला लगा दो, लेकिन h2r ले लेना। एक्सेलरेशन, बेटा कोई चीज नीचे वर्टिकली गिर रही है तो एक्सेलरेशन g होता है, लेकिन यहां धागा ऐसे बंधा हुआ है, ये ऐसे चलेगा, स्लाइड करेगा थीटा एंगल पे, तो नीचे g है तो g का इधर की तरफ कंपोनेंट g कोस थीटा आएगा। यहां g नीचे की तरफ है और यहां से थीटा एंगल पे जो इसका कंपोनेंट आएगा g कोस थीटा आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, विकास गौतम क्या पूछ रहे हो पूछो। निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव क्या नहीं आएगा, क्या पूछ रहे हो? बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, क्या? बताओ कहाँ निगेटिव लू, तुम ये तो बताओ, जो पूछ रहे हो पूछो ना, कहाँ निगेटिव लू? मैंने कब बता दिया ऐसी बात? क्या बताई थी, याद करो अच्छे से। मैं कुछ बताता हूं उसका थोड़ा सा मतलब मैं समझा करो। जब हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, तब कोई एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है तो उसे माइनस साइन के साथ लिखते हैं, यही बोला था मैंने। अब मैंने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है इसमें? बोला था मैंने, अभी क्वेश्चन करवाया जब, अब याद ही नहीं है आपको। कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था? ऐसा नहीं है, मैंने यहां क्या लिया था ये बताओ। मेरे को, मैंने यहां से पार्टिकल को छोड़ा, ये इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर की, नहीं नहीं ऐसे जा रहा है टेढ़ा टेढ़ा, तो यहां ऐसे जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, जा भी इधर रहा है, मैंने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया इस इक्वेशन में? इधर को पॉजिटिव लिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बता पॉजिटिव होगा या निगेटिव? अरे जब ये इधर जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस का होगा या माइनस का? प्लस का लिया, u जीरो हो गया। ए, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ g कोस थीटा है, बता प्लस का लू या माइनस का? तो प्लस का लिया। हाँ हाँ, किया था।
हाँ जी आता, यदि मान लो नीचे की तरफ गिरता तो जी आता, इधर है तो जी कोस थीटा है। अब बता क्या पूछ रहा था। तो सुना करो पूरी बात। सर जी कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्यों निकालनी है, कहना क्या चाहते हो। तुम्हारे डाउट ही अजीब से होते हैं पता है। हाँ सलोनी बेटा बताओ क्या कहना चाहते हो। आ रही है बेटा। मतलब मैंने कुछ बच्चे बोल रहे थे सर √2h/g क्यों नहीं लगा रहे इधर की तरफ, बल्कि हमने वो फॉर्मूला निकाला था वर्टिकल के लिए, क्योंकि वर्टिकल में एक्सलेशन जी होता है तो वहां पे √2h/g आया। अब यदि मान लो हम इधर के लिए लगाएंगे तो इधर की तरफ एक्सलेशन जी तो है नहीं, कितना है जी कोस थीटा है, तो आंसर आएगा √2h। इधर की ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r कोस थीटा, कितनी हो गई, 2r कोस थीटा अपोन जी की जगह क्या है यहां पे, जी कोस थीटा, कोस थीटा कट गया, √4r/g आ गया, यही आया यहां भी। और कुछ डिफरेंस नहीं है, वही चीज है, यू जीरो टी जीरो हो गया तो ये देखो 2s/a लिखा हुआ है, ये भी वही चीज है, ये कह रहा था मैं। अब तुम्हें थीटा की वैल्यू कहां निकालनी पड़ी, कोस थीटा की वैल्यू, बस आ गया जी कोस थीटा। ठीक है, क्लियर, चलो आ जाओ आगे। सर जी हमसे मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो क्या करें, छोड़ दो। मोशन अंडर ग्रेविटी एक्चुअल में फिजिक्स का पार्ट नहीं है ना, वो तो अलग ही कुछ साइंस है, मतलब वो नॉर्मल फिजिक्स नहीं होती, वो अलग ही साइंस है। वो उसके लिए एक्चुअल में क्या है, आपको बहुत मतलब पास्ट में 10वीं क्लास तक बहुत गहन स्टडी करनी होती है, उसके बाद जो बच्चे आते हैं वो कर पाते हैं, आप शायद नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं छोड़ दो, वो अलग साइंस है। ठीक है, वो नॉर्मल फिजिक्स नहीं है, ये जो अभी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं ये नॉर्मल फिजिक्स नहीं है, वो अलग साइंस है। बेटा तुमसे मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं, तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, तुमसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी नहीं होगा, तुमसे मोशन इन प्लेन का भी नहीं होगा, तुमसे लॉज ऑफ मोशन का भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो आपसे मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप कल कुछ और पढ़ेंगे तो कुछ उसका और के भी नहीं होंगे। भाई चिल, मस्त रहो। तुम्हें लगता है कि हर चैप्टर के हर टॉपिक के क्वेश्चंस को करने का कुछ अलग तरीका होता है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ने का कुछ अलग तरीका होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ अलग तरीका होता है, ग्राफ पढ़ने का कुछ अलग तरीका होता है, हर चीज का अलग तरीका होता है, शायद तुम वो तरीका मिस कर रहे हो, नहीं नहीं, तुमसे ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, होगा तो सारे होंगे यदि पढ़ोगे।
पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, फॉर्मूले याद करोगे, 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे, एक क्वेश्चन होगा, नो नहीं होंगे, नो को समझोगे, फिर दोबारा से 10 क्वेश्चन करोगे, फिर तुमसे मुश्किल से 2 क्वेश्चन होंगे, फिर 8 समझोगे, फिर दोबारा से 10 क्वेश्चन करोगे, रोज करोगे, फिर रिवीजन करोगे, हर दिन लगातार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके तुम्हारे से वो 10 में से 8 क्वेश्चन होना स्टार्ट होंगे। तब भी 10 में से 10 नहीं होंगे। लेकिन इतना पेशेंस, इतनी मेहनत करने का दम किसके अंदर है? इससे आसान तो ये काम है ना, ये लिखना कि ये मान लेना कि मेरे से मोशन अंडर ग्रेविटी के नहीं होते। जब मोशन इन प्लेन में जाओ तो आप मेरे से मोशन इन प्लेन के नहीं होते। जब रिलेटिव मोशन पढ़े मेरे से रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन नहीं होते। ये बोलना बड़ा आसान है, सबसे आसान काम। अभिजीत पांडे जी का हाइपोटेनियस देखते हैं। लाओ भैया, अभिजीत पांडे जी जरा बताएंगे हमें हाइपोटेनियस क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भाई, अभिजीत पांडे जी बोलिए क्या कहना। हाँ बताओ। हम्म, बताओ कैसे निकालें, आप बताओ, हम निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात। हाँ हाँ, डायमीटर 2r आ गया। हाँ तो बताओ तो सही कैसे करूं भाई, मैं तेरे से वही तो पूछ रहा हूं, बताओ। हाइपोटेनियस से नहीं कर सकते, हाइपोटेनियस, अरे बताओ तो सही कहां से कैसे करूं, तुम बोलो मैं लिख दूंगा, बताओ। अरे बताओ, पिछले 5 मिनट से तुम ये वाला मैसेज कर रहे थे, तुम्हारे दिमाग में कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना, हाइपोटेनियस वाला, बताओ तो सही मुझे। बस एक सिर्फ वर्ड आता है हाइपोटेनियस, बताओ। हाँ बताओ बताओ। इसको एक्स बोल दूं? इसको क्या चल रहा है, 2r कोस्ट, 2r कोस्ट का तो आया ही नहीं, वही तो तुम्हें निकालना है ना। तुम क्या निकालने चाह रहे हो हाइपोटेनियस से? आंसर। हाइपोटेनियस से क्या निकालना चाह रहे हो, टाइम पीरियड है? अच्छा, एक्सेलेरेशन निकालना चाहते हो हाइपोटेनियस के मेथड से, बताओ कैसे निकाले। बोलो, तुम कहो, बताओ तो सही, मैं तभी तो गलत सही बताऊंगा तुम्हें। हो सकता है तुम कोई मेथड बता रहे हो, बताओ कैसे। एक्सेलरेशन हाइपोटेनियस से कैसे निकालने लगे, मुझे बताओ तो सही। क्या हुआ, डाउट खत्म? बोलो भाई, डाउट खत्म हो गया क्या? क्या खत्म हुआ, मेरे को समझ नहीं आया, डाउट क्या था तुम्हारे? हाइपोटेनियस लगी हुई है। चलो हाइपोटेनियस कौन सा है मुझे बताओ जरा, यहां पे हाइपोटेनियस कौन सा है? यहां हाइपोटेनियस कौन सा है? मैं पूछ रहा हूं अब आपसे क्वेश्चन। ए से सी हाइपोटेनियस है, तो ये तो पता है हमें। अब तुम एक्सेलरेशन कब से हाइपोटेनियस से निकालने लग गए? अरे भाई, कंपोनेंट किस लिए सिखाया गया था, किस लिए सिखाया गया था? बस एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिया गया था, कंपोनेंट। सीधा सीधा इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है, इसका जी cos थीटा तुमसे हो नहीं रहा, और हाइपोटेनियस से निकालोगे, पता नहीं क्या निकाल रहे हो हाइपोटेनियस से। तो लॉजिक थोड़ा बहुत तो रखो यार, तुम क्या बोल रहे हो? और तुम्हें यदि मैं नहीं जवाब दूं तो तुम कहोगे हाँ मेरे तो क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या आदत हो गई है तुम लोगों की यार।
मैंने ये वाला ऑप्शन इसलिए रखा ताकि तुम लोगों की बात समझ सकूं, लेकिन तुम्हारे जब डाउट सुनता हूं मुझे शर्म आती है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें। तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या पूछ रहे हो, पूछने लग जाते हो बस। तुम्हें कुछ नहीं पता क्या पूछ रहे हो, हाइपोटेनियस से क्या कर देंगे पता नहीं, खुद को ही नहीं पता क्या पूछ रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट गलत हो या सही हो आपका, लेकिन क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। जब तुम इफ एंड बट अपने आप से करने लग जाओगे ना जिस दिन, कि मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं क्यों लगा रहा हूं, मैं ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं क्यों लगा रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, खुद से पूछोगे ना तो गलत कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल वाले, उनका गलत आंसर आ ही नहीं सकता। फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है तो उसमें या तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, दैट्स ऑल, इतना ही होता है। गलत आने का आंसर का ऑप्शन मिल जाए कितना कम प्रोबेबिलिटी है। चलो, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। देखो अभी तक हम पूरे मोशन में एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे थे कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, और जितने भी हम चीजें लगा पा रहे थे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। अब एयर रेजिस्टेंस का दिक्कत पता है क्या है, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स तरीके से कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है। अब कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, तो इसका एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगा। तो ऐसा मोशन फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही नहीं रहेगा, तो उसको यहां से स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में जो रियलिस्टिक सिचुएशन के हिसाब से एयर रेजिस्टेंस की सिचुएशन है उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से हम हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं मान लेता हूं, क्वेश्चन बनाने के लिए कई बार वो क्या दे देता है कि एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, बस इसका ये फिक्स है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी, कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो एयर रेजिस्टेंस का एक फोर्स उस पर उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, एयर रेजिस्टेंस के कारण उसका एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होगा। मतलब एयर रेजिस्टेंस एक रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा उसको, और वो जो रिटार्डिंग फोर्स है लेट अस अज्यूम कि वो कांस्टेंट है। हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस के लिए ही वैलिड होगा, यदि क्वेश्चन में मेंशन है तो हमेशा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस is constant and it provides a retardation A in the motion। रिटार्डेशन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जिधर चलेगा उसके अपोजिट एक्सेलरेशन होगा। तो एयर रेजिस्टेंस का ये अजम्पशन मैं लेकर के इसको सोल्व कर रहा हूं। तो अब ध्यान से देखो होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या आएगा जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ यू स्पीड से फेंका गया। ध्यान से देखे ना, ऊपर की तरफ यू स्पीड से फेंका गया, ये गया टक 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 और ये वापस आया ऐसे। तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ड्यूरिंग द मोशन जब ये ऊपर चल रहा है इसका एक्सेलरेशन इफेक्टिव कितना हो जाएगा। तो देखो जब ये ऊपर चल रहा है तो ग्रेविटी लगेगी नीचे, तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे, और जब ऊपर चल रहा है तो एयर रेजिस्टेंस भी नीचे। ग्रेविटी इसको एक्सेलरेशन दे रही है जी, और एयर रेजिस्टेंस से एक एक्स्ट्रा
रिटार्डेशन मिल रहा है ए, तो तुम ही बताओ जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना आ गया? नेट एक्सेलरेशन आ गया जी प्लस ए। क्या ये मानते हो? जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका नेट एक्सेलरेशन जी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, यहां ए यदि यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये ओवरऑल एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा और हमारे फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे, हमारी इक्वेशन वैलिड नहीं होंगी। लेकिन यदि ए यूनिफॉर्म है तो अपवर्ड जर्नी के दौरान हमारी सारी इक्वेशंस एज इट इज वैलिड होंगी। बस वहां पर जी की जगह जो वैल्यू आ जाएगी वो जी प्लस ए आ जाएगी। बोलो बोलो बोलो, जी भी तो ए होता है। हाँ, एक्चुअल में ए जो है ए, ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है। यहां क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इसने बोला है कि एयर रेजिस्टेंस के कारण एक एडिशनल रिटार्डेशन मिल रहा है ए, एयर रेजिस्टेंस के कारण। ग्रेविटी अपना काम अलग कर रही है, मतलब एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है एक एडिशनल रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है ए के बराबर, और ग्रेविटी अपना एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जी देती है। अब अच्छी बात यह है ग्रेविटी भी नीचे और एयर रेजिस्टेंस भी नीचे, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो इसका इफेक्टिव फोर्स नीचे हो जाएगा mg प्लस ma, जिसके कारण इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ जाएगा g प्लस ए। तो इफेक्टिव कितना आ गया? g प्लस ए। कब? जब ऊपर जा रहा है। जब ये घूम के वापस नीचे जाएगा, जब ये नीचे की तरफ मोशन कर रहा होगा, जब ये नीचे की तरफ मोशन कर रहा होगा तो यहां खेल बदल जाएगा। ग्रेविटी यहां नीचे ही लगेगी जी, लेकिन एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए मिलेगा। नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन मिल रहा है, ऊपर की तरफ ए, तो इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा जी माइनस ए। कितना हो जाएगा? जी माइनस ए। इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी माइनस ए हो जाएगा। अब ये मत बोलना सर जी माइनस ए क्यों, ए माइनस जी क्यों नहीं हुआ? एक्चुअल में जी की वैल्यू ए से ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स इतना भी ज्यादा नहीं कि ग्रेविटी से भी ज्यादा, मतलब मैं एक बॉल को यहां से छोड़ूं तो वो नीचे जाने की बजाय ऊपर जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो इसलिए ए की वैल्यू होगी थोड़ा जी से कम ही होगी, तो जी माइनस ए हो गया। तो ऊपर जाते टाइम जी प्लस ए हो गया, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आ गए। नीचे आते टाइम जी नीचे की तरफ है, ए ऊपर की तरफ है, इफेक्टिव जी माइनस ए हो गया। क्या हो गया? जी माइनस ए। क्या ये बात क्लियर है? और हाईएस्ट पॉइंट तो वो पॉइंट होता है जहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में मेरे को कुछ चीजें निकालनी है, जैसे मेरे को निकालना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मेरे को निकालना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। अब दिक्कत पता है क्या आती है? दिक्कत यह आती है कि जो फॉर्मूले हैं क्या मैं लगा सकता हूं या नहीं। क्या यू स्क्वायर बाई 2g वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? आप सोचा जाए तो लगा तो सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन दिक्कत यह है एक्सेलरेशन यहां दो दो हो गई, ऊपर जाते टाइम जी प्लस ए, नीचे आते टाइम जी माइनस ए, कौन सा लगाऊं? तो अब तुम खुद सोचो कि मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, ये कौन सा मोशन डिसाइड करेगा, अपवर्ड जर्नी वाला या डाउनवर्ड जर्नी वाला? ऊपर जाने की जो हाइट है, विच मोशन विल डिसाइड, अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन? अपवर्ड मोशन वो बताएगा कि मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा। डाउनवर्ड का उससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे आते टाइम क्या होगा वो छोड़ो, क्या पता नीचे आते टाइम कोई हवा में इसको पकड़ ले, कोई पता थोड़ा। मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम जो है वो अपवर्ड मोशन डिसाइड करेगा, और वहां जी जो है जी प्लस ए है, तो यहां आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव, और अपवर्ड मोशन में जो g इफेक्टिव है दैट इज g प्लस ए। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यू स्क्वायर बाई 2g लगा पाया क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बस g की जगह g प्लस ए है। और g प्लस ए इसलिए लिया क्योंकि ऊपर जाने की हाइट ऊपर जाने का मोशन ही डिसाइड करेगा, और ऊपर जाने के मोशन में इसका एक्सेलरेशन g प्लस ए है। सर आपने g प्लस ए पर डायरेक्शन गलत लिखा हुआ है, तो आप बता दीजिए भाई, आप बता दीजिए इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी।
जब एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, नीचे आ रहा है नीचे की तरफ होगा, ऐसा ही ना, यही कहना चाह रहे हो। जब एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसको ग्रेविटी ऊपर खींच रही होती है, ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा। शायद मैंने गलत लगा दिया होगा। हाँ, शर्म नहीं आती, लालच है तुम पे, तुम पढ़ रहे हो, लालच है तुम पे, तुमने पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये डाउट है तुम्हारा। 9वीं क्लास का बच्चा ऐसा डाउट नहीं पूछेगा, वो भी सोचेगा कि यार ग्रेविटी कब से ऊपर लगने लग गई। हमने तो यही पढ़ा था कि हर चीज नीचे की तरफ खींची जाती है। पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ के बोल रहे हैं ये बात, शर्म नहीं आ रही इनको। किन लोगों को पढ़ाना पड़ता है पता नहीं। खुद सोच के देखो डाउट तुम्हारा क्या है। ये ऊपर की तरफ होगा एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ऊपर की तरफ होगी। पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के बाद तुम्हारे को ये डाउट आ रहा है। सॉरी बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। मेरे को मत बोलना, अपने घर वालों को बोलना कि पापा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं नहीं पढ़ी। मेरे को क्यों बोलना है? मैं तो ठीक है, गुस्सा करके चला जाऊंगा थोड़ी देर बाद, खत्म बात, अगले दिन फिर वही वैसा ही। मैक्सिमम हाइट होगी। दूसरा, हमें निकालना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि इस मोशन का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला होता है 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, लेकिन क्या 2u/g फॉर्मूला लग पाएगा? पता है 2u/g हम तब लगाते हैं जब ऊपर जाते समय और नीचे आते समय दोनों ही केस में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होता है, तब हम लगाते हैं 2u/g। लेकिन इस बार ऊपर जाने का एक्सेलरेशन अलग है, नीचे जाने का एक्सेलरेशन अलग है, तो 2u/g तो यहां नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो ऊपर जाने का टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, नीचे आने का टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ करके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। ये बात से एग्री करते हैं? क्योंकि ऊपर जाने का और नीचे आने का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो मैं सीधा सीधा 2u/g तो नहीं लगा सकता, तो अलग अलग एक्सेलरेशन है। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं कि ऊपर जाने का एक एक्सेलरेशन है, नीचे आने का दूसरा एक्सेलरेशन है, दोनों अलग अलग टाइम निकालू और दोनों को ऐड कर दूं, टोटल टाइम आ जाए। ये बात समझ में आता है। अब देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पहले टी अप निकालते हैं, अपवर्ड जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंका, अपवर्ड जर्नी का टाइम होता है u/g। u स्पीड है और g की जगह आ गया g+a, ये तो अपवर्ड जर्नी का टाइम आ गया u/g। देखो देखो, बस g की जगह क्या आ गया? g+a। g की जगह क्या आ गया? g+a। कोई दिक्कत इसमें? u से फेंका, फाइनली 0 हो गई। आप v = u+80 लगाओगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, v 0 हो जाएगा, सोल्व करोगे टाइम यही आ जाएगा। ठीक है, u/g होता है, g की जगह g+a। टी डाउन क्या हो जाएगा? टी डाउन, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम बताओ क्या हो जाएगा? नीचे आने का टाइम क्या हो जाएगा? नीचे आने का टाइम, यहां से नीचे आने का टाइम क्या हो जाएगा? यदि तुम्हें लग रहा हो ये हो जाएगा u/g की जगह आ जाएगा g-a, तो बेटा बता दूं ये तुम्हें गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। u/g-a नहीं होगा, u/g-a नहीं होगा। रीजन क्या है? एक्चुअल में जब एयर रेजिस्टेंस होता है तो जितनी स्पीड से इसको फेंकोगे, ये लौट के वापस उतनी स्पीड से नहीं आएगी। देखो, एयर रेजिस्टेंस लगातार इसके मोशन का अपोज ऊपर जाते समय भी कर रहा है, नीचे आते समय भी एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा जो इसके मोशन का अपोज ही कर रहा है, तो इसकी स्पीड को धीरे ही करेगा। ये एयर रेजिस्टेंस के कारण ओवरऑल एनर्जी कम ही होगी, मतलब जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड u तो नहीं होगी, जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड u नहीं होगी, कुछ और होगी।
कुछ और होगी, दैट इज नॉट इक्वल टू यू। यू तो नहीं होगा, कुछ अलग होगा। ये जो स्पीड होगी ये यू से तो कम ही होगी, लेस देन यू होगा, लेस देन यू होगा। ठीक है, तो इस बार हाँ, ये पता है कब लगता, ये तब लगता जब वेलोसिटी जीरो से बढ़ते बढ़ते यू हो जाती, तो यू अपॉन जी माइनस ए लगा देते। यहां ये नहीं लगेगा, यहां ये नहीं लगेगा, क्योंकि फाइनली इसकी स्पीड यू नहीं है। देखो, यू से जीरो होना और जीरो से यू होना, तब हम यू बाई जी फॉर्मूला लगाते हैं टाइम का, लेकिन यहां यू स्पीड ही नहीं है, तो क्या लगाएं? तो देखो, इसका डाउनवर्ड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टी डाउन। नीचे आने का जो टाइम है उसको निकालने का फॉर्मूला होगा, हमने इसको यहां से गिराया है, तो √2h/g फॉर्मूला लगाओ। √2h, h लोगे एच मैक्सिमम बाई जी, जी की जगह लिखोगे g माइनस ए, √2h/g लगाओ। √2h/g, h कौन सा रखोगे, ये रख दोगे, हाइट ये उठा के रख दो, हाइट ये उठा के रख दो, बताओ कितना आ जाएगा, √2h, h रख दोगे, u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए अपॉन g माइनस ए। 2 से 2 कट गया, तो डाउन आने का टाइम जो है ये कितना हो गया, रूट का u बाहर आ जाएगा, u अपॉन √g प्लस ए इंटू जी माइनस ए, ये आ जाएगा नीचे आने का, u अपॉन √g प्लस ए अपॉन जी माइनस ए, √u अपॉन जी प्लस ए अपॉन जी माइनस ए, ये टी डाउन, नीचे आने का टाइम ये होगा, ये होगा u अपॉन √g प्लस ए इंटू जी माइनस ए, ये नीचे का। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हो जाएगा टी अप प्लस टी डाउन, दोनों जोड़ दो, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा u अपॉन जी प्लस ए प्लस यू अपॉन √g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो, ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो √g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, √g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। u बाई जी माइनस ए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब ये लौट के वापस आएगा तो इसकी स्पीड u नहीं होगी, u से कम होगी। यदि मुझे पता होती कितनी स्पीड होगी तो मैं लगा देता, जैसे v स्पीड है तो आप लगा दो v अपॉन जी माइनस ए, बट v वो स्पीड होगी जब ये नीचे आएगा, तो उसको यदि वो पता है तो वो लगा सकते हो, लेकिन u नहीं है तो u नहीं लगा सकते। ऊपर जाने का इसलिए लगा दिया क्योंकि u से फेंका, फाइनली जीरो, u से जीरो है, जीरो से वापस u नहीं आएगी। ठीक, ठीक है, ठीक है, बोलो 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 बोलो। इसमें यदि मान लो मेरे को निकालना है, जब मैंने यहां से फेंका ये ऊपर गया और लौट के आया, u से फेंका है, ऊपर जाते समय इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था g प्लस ए, और नीचे आते समय इसका एक्सेलरेशन है g माइनस ए। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि बताओ स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड क्या होगा, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले स्पीड क्या होगी, हमें ये निकालना है, ये स्पीड निकालना है, कितनी स्पीड से ग्राउंड से टकराएगा। तो आप यहां फॉर्मूला लगा सकते हो,
देखो यहां पर स्पीड 0 है, यहां पूछा है, लगाओ v इज इक्वल टू √2gh। बस h की जगह वो लिखो मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट से इसको गिराया गया है। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये गिराने बराबर तो हो गया, बस इसका एक्सेलरेशन g की जगह g माइनस ए है। तो यहां इसको लिखोगे √2g इफेक्टिव इंटू h मैक्सिमम, ऐसे लिखो। √2gh में g की वैल्यू g माइनस ए लिखोगे और h की वैल्यू जो आई थी वो लिखोगे। बताओ v कितना आ जाएगा? √2g को लिखोगे g माइनस ए और h को लिखोगे u²/2g+a। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा u इंटू √g-a/g+a। देखो स्पष्ट दिख रहा है कि जो v है u से कम होगा, v जो है वो u से कम होगा। देखो v जो है u से कम होगा, ये आ गया। कुछ नहीं किया, √2g हो गया g माइनस ए और h हो गया u²/2g+a, ये आ गया। Which time will be larger? T up और T डाउन। बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? ऊपर जाने में ज्यादा समय लगेगा या नीचे आने में? क्या कहते हो? ऊपर जाने में ज्यादा समय लगेगा या नीचे आने में? टी अप तो क्या था? टी अप है u/g+a और टी डाउन क्या था? टी डाउन है u/√g+a इंटू g-a। कौन बड़ा है बताओ? अपवर्ड वाला टाइम बड़ा है या डाउनवर्ड? ऊपर जाने में ज्यादा समय लगेगा या नीचे आने में? बताओ कौन सा बड़ा है? ऊपर जाने का टाइम बड़ा या नीचे? तो देखो उसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, टी अप को ऐसे लिखो u/√g+a और g+a। बोलो हाँ या ना? भाई g+a को लिख सकता हूं √g+a का स्क्वायर, तो g+a इंटू g+a। तो यहां g+a है, यहां g-a है, बाकी सेम। तो इसमें नीचे वाली टर्म बड़ी है, मतलब टी अप छोटा है। टी अप जो है वो छोटा है टी डाउन। ऊपर जाने का समय जो है कम है नीचे आने से। नीचे आने में ज्यादा समय लगेगा, नीचे आने में ज्यादा समय लगेगा, नीचे आने में ज्यादा समय लगेगा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जब एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाए तो क्या होगा। लेकिन याद रहे यहां मैंने एयर रेजिस्टेंस के फोर्स को कांस्टेंट लिया है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे, और डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लिए, इसलिए ये रिजल्ट आया। एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होता है, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स स्पीड डिपेंडेंट होता है कि कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन यदि कांस्टेंट दे तो आप ये चीजें निकाल सकते हैं, यदि कांस्टेंट ना दे तो फिर तो वेरिएबल है, फिर तो वो सिचुएशन दे उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उनसे सोल्व होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो मुन्ना बोलो।
हाँ भाई, टोटल टाइम को टी डाउन लिख दिया, कहाँ? टोटल टाइम कहाँ लिखा है मैंने? कहाँ लिखा है? ये टी डाउन है, ये है टोटल टाइम। कहाँ लिख दिया टोटल टाइम को टी डाउन? सर फॉर्मूला हाईलाइट कर दो, कोई फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। वही फॉर्मूले हैं जो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने पहले पढ़े हैं, वही लगा रहे हैं। जब टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ते हैं तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी होती है तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है? नहीं, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, वो वेरिएबल एयर रेजिस्टेंस लगता है वहां पे, और एयर रेजिस्टेंस का फोर्स बढ़ते बढ़ते जब ग्रेविटी के बराबर पहुंच जाता है तब टर्मिनल वेलोसिटी आती है। ठीक है, ये करो, ये करो। A particle is thrown upward from ground, it experiences a constant air resistance which can produce a retardation of 2 meter per second square, opposite to the direction of velocity of the particle. The ratio of time of ascent and time of descent. ascent और descent का रेशियो निकालना है। तो हमें यहां गिवन है कि जो ए की वैल्यू है, ए सिर्फ एयर रेजिस्टेंस का, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जी इफेक्टिव इन अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन ऊपर जाने के मोशन में जो जी इफेक्टिव होगा दैट इज जी प्लस ए। जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 2, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन होगा। इन डाउनवर्ड मोशन जब ये नीचे आएगा तो नीचे आने के मोशन में जो जी इफेक्टिव होता है वो हो जाता है जी माइनस ए। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये मेरे ख्याल से निकालने की जरूरत है नहीं, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, छोड़ो, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। टी असेंट ऊपर जाने का टाइम होता है यू अपॉन जी प्लस ए। यू है और जी प्लस ए 12 हो गया। टी डाउन नीचे आने का टाइम ये होता है यू अपॉन रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यू अपॉन रूट ओवर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यू अपॉन 96 रूट 96। तो रेशियो क्या हो जाएगा? टी अप अपॉन टी डाउन, रेशियो हो जाएगा यू अपॉन 12 यू अपॉन रूट 96। यू कट गया, रूट ओवर 96 अपॉन 144। काट दो इसको, 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 4 तिया 12, 13 14 24, 4 6 24 और काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, रूट 2/3, रूट 2/3। क्या बोलते हो है भाई? बोलो 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 बोलो। रूट 2/3 यही आ रहा है ना? वन 144 कहां से आया? आ जाता है बेटा आजकल। ये रूट 96 हो गया और ये 12 लिखा था, 12 को अंदर ले जाएंगे 144 हो जाएगा, 12 को रूट के अंदर ले जाएंगे 144 हो जाएगा। पढ़ने की बजाय सोल्व किया करो, अपने आप आएगा आंसर।
जिस दिन सोल्व करोगे ना, लिखने की बजाय, कमेंट लिखने की बजाय थोड़ा कैलकुलेशन करोगे ना, उस दिन अपने आप समझ में आएगा। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ वाली प्रॉब्लम, ग्राफ वाली प्रॉब्लम। बेटा आपका जो डाउट सेशन का वो जो क्लास है, एक बार चेक कर लीजिएगा कि लगा है या नहीं लगा शाम को, ठीक है ना। मतलब मे भी कैंसिल भी हो सकती है, यदि मैं रहा यहाँ पे तो लूंगा, क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब है तो शायद इधर उधर जाना पड़ जाए तो कैंसिल भी हो जाए, तो उस हिसाब से देख लेना, एक बार चेक जरूर कर लेना शाम को। अभी नहीं लगा है वो तो मैं लगवाऊंगा सिचुएशन देख करके। आप चेक कर लीजिएगा 3 बजे, 3 बजे के अराउंड, 3-4 बजे के अराउंड चेक कर लीजिएगा। आज नहीं होगी तो फिर वो सैटरडे को होगी, ठीक है। हाँ चलो, ग्राफ एनालिसिस। देखो ग्राफ एनालिसिस क्या कहता है, याद करो हमने ग्राफ में पढ़ा था कि कोई भी एक ग्राफ दिया है हमें, इधर y है, इधर x है। y और x हम ऐसे ले रहे हैं, यहां x और y की जगह कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे टाइम हो सकता है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकते हैं x और y की वैल्यू। दो चीजों के बीच में आपको एक ग्राफ दिया है, तो ग्राफ की दो चीजें यहां ज्यादा काम आती हैं। एक होता है स्लोप, यदि हमें चेक करना है कि किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, तो स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। जो भी y एक्सिस पे है उसको यहां रख दो, जो भी x एक्सिस पे उसको यहां रख दो, तो ये जो dy बाई डी एक्स जो बताएगा वो उसका स्लोप बताएगा। और यही बात एरिया की, एरिया ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर जो एरिया बन रहा है, इसको निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन y dx। क्या होता है? इंटीग्रेशन y dx। अब ये क्या बताएगा वो तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस कर्व का एरिया क्या बताएगा। तो ग्राफ को रीड करना तो आना ही आना चाहिए, बाकी ग्राफ का स्लोप और ग्राफ का एरिया भी काम की चीज आ सकती है। देखो जरूरी नहीं है कि हर ग्राफ का स्लोप कुछ ना कुछ बताएगी, है अच्छी चीज। हर ग्राफ का स्लोप कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देगा जो हमें पढ़ रखी है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ग्राफ का स्लोप काम का होता है, कुछ ग्राफ का एरिया काम का होता है, कुछ का दोनों ही काम के नहीं होते होंगे। तो मतलब जो ग्राफ दिया है देखो कि उसका स्लोप क्या बता रहा है, उसका एरिया क्या बता रहा है, क्या हम जो क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं कहीं स्लोप और एरिया से तो नहीं निकल रही। ऐसे ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो यहां देखो पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, यहां पोजीशन टाइम कर्व भी हो सकता है, दोनों दे सकता है। पोजीशन टाइम कर्व, इसको हम एक्सटी कर्व बोलेंगे, दोनों को ही एक्सटी कर्व। तो यहां पे देखो, यहां x है और यहां t है, ये हमें कोई ग्राफ दे रखा है। तो इस xt कर्व का स्लोप क्या बताएगा? स्लोप, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। dy देखो y एक्सिस पे यहां पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे यहां टाइम है, dx बाई dt बन गया। अब तुम खुद देखो कि dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यही तो वेलोसिटी होती है, यही तो वेलोसिटी होती है। मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा। कभी आपको एक्सटी कर्व दिया है और वेलोसिटी के रिगार्डिंग बात की है, उसके स्लोप को देखो। यदि उसका स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव,
स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रही है। मतलब स्लोप से वेलोसिटी का कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। लेकिन किसके स्लोप का? एक्सटी कर्व के स्लोप का। इसका एरिया जो है वो होता है इंटीग्रेशन वाई, वाई पे क्या है यहां एक्स, डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा डीटी, एक्स डीटी पता नहीं क्या होता है, नॉट यूजफुल, हमारे काम नहीं आता है। होता होगा कुछ ये, बट हमारे काम नहीं आता है, पता नहीं क्या है एक्स डीटी, हमारे काम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, ना इसको हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं कोई काम की चीज में, तो नहीं पता हमें, छोड़ो उस चीज को। मतलब इसका स्लोप हमारे काम की चीज है, एरिया हमारे काम की चीज नहीं है, तो छोड़ दो। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? क्लियर है? जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, शाबाश। The displacement time graph of two moving particle makes an angle 30 degree and 45 degree with the x-axis। पहला ग्राफ ये है 30 डिग्री बना रहा है, दूसरा ग्राफ ये है 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। रेशियो ऑफ टू वेलोसिटी बतानी है। अब हमने देखा यार ये तो वेलोसिटी टाइम कर्व है और हमसे वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है और हमसे वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी तो इसके स्लोप के बराबर होती है और स्लोप होता है टेन थीटा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। तो मतलब पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो तो 1030 है, 1030 होता है 1/√3 और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है 1045 जो कि होता है 1। हमसे रेशियो पूछा है तो v1 और v2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/√3। v1 और v2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/√3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बोलो। विकास जी बोल रहे हैं कि यहां तो सर इंटीग्रेशन वी डी टी आएगा ना, आपने तो एक्स टी टी लिख दिया। अरे मेरे भाई एरिया हमें एक्स टी कर्व का निकालना है तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता है। अब बताओ वाई पे क्या है, यहां पे वाई पे यहां एक्स है, वाई डी एक्स, डी एक्स एक्स की जगह यहां क्या है टी, तो डी टी, इंटीग्रेशन एक्स डी टी। हर चीज का एरिया इंटीग्रेशन वी डी टी नहीं होता है। यहां वेलोसिटी है ही नहीं तो तू वी कहां से ला रहा है? ठीक है, चल ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। The graph given shows the position of two car A and B as a function of time। A की पोजीशन टाइम के फंक्शन में ऐसे है, B की पोजीशन ऐसे है। मूव अलोंग एक्स एक्सिस ऑन पैरेलल बट सेपरेट ट्रैक, दोनों अलग अलग ट्रैक पे चल रही है लेकिन पैरेलल एक्स डायरेक्शन में चल रही है। सो दैट दे कैन पास ईच अदर्स पोजीशन विदाउट कोलाइडिंग, दोनों एक दूसरे को टकराए बिना पास कर सकती है, ओवरटेक कर सकती है। 2 लेन रोड है, ठीक है। एट विच इंस्टेंट इन टाइम इज कार ए ओवरटेकिंग कार बी, बताओ किस समय कार ए कार बी को ओवरटेक कर रही है? कार ए कार बी को ओवरटेक तब करेगी जब कार ए की वेलोसिटी कार बी से ज्यादा होगी, जब उनकी पोजीशन सेम। देखो ओवरटेक करने की दो कंडीशन होती हैं। पहली बात पोजीशन सेम होनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि एक यहां चल रही है एक यहां चल रही है और एक दूसरे से ज्यादा स्पीड रखती है तो ओवरटेक कर ली, नहीं। ओवरटेक के लिए सबसे जरूरी चीज है सेम पोजीशन पे होना, एक ही एक्स पे होना। अब दूसरी कंडीशन है कौन किसको ओवरटेक करना चाहती है।
ए बी को करना चाहती है, बी ए को करना चाहती है, तो जो ओवरटेक कर रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कार ए बी को ओवरटेक कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो देखो देखो, दो पॉइंट पर पोजीशन सेम है, दो पॉइंट पर पोजीशन सेम है, एक यहां पोजीशन दोनों की सेम है, एक यहां पोजीशन दोनों की सेम है, ठीक है। तो एट T1 यदि मैं T1 की बात करूं तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है। ए वाले का स्लोप, स्लोप कैसे देखते हैं, ऐसे टेंजेंट से, इसका टेंजेंट ऐसे, इसका टेंजेंट ऐसे। T1 पे ए वाले का स्लोप ज्यादा है, मतलब ए वाले की वेलोसिटी ज्यादा है। और T3 पर पोजीशन सेम है, तो ए वाले की वेलोसिटी कम होगी, बी वाले की ज्यादा है। देखो ए की कम हो गई और बी वाले का स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा मतलब वेलोसिटी ज्यादा। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि गाड़ियां ओवरटेक कर रही हैं दो पोजीशन पर, लेकिन T1 पर ए बी को ओवरटेक करेगी, ए की वेलोसिटी तेज है तो ए ओवरटेक करेगी, और T3 पर बी ओवरटेक करेगी ए को वापस, ठीक है। तो हमसे पूछा है कार ए इज ओवरटेकिंग कार बी, आंसर आएगा T इक्वल टू T1, T1 पे ऐसा होगा। एट टाइम T3 विच कार इज मूविंग फास्टर, T3 पर कौन फास्ट चल रही है, बी, आंसर आएगा कार बी, कार बी इज मूविंग फास्टर, कार बी इज मूविंग फास्टर। देखो T3 के ऊपर कार बी की वेलोसिटी ज्यादा है कार ए की वेलोसिटी से। स्लोप देखो, स्लोप एट विच इंस्टेंट डू द टू कार हैव सेम वेलोसिटी, किस इंस्टेंट पर सेम वेलोसिटी रखती हैं। सेम वेलोसिटी के लिए पोजीशन का सेम होना जरूरी नहीं है, सेम वेलोसिटी के लिए स्लोप सेम होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बताओ कहां पर दोनों का स्लोप सेम है। तो देखो इसका टेंजेंट ऐसे है और इसका भी टेंजेंट ऐसे है, यहां पे T2 पर दोनों का टेंजेंट सेम होगा, तो T2 पर दोनों की स्लोप जो है सेम है, मतलब वेलोसिटी सेम है, आंसर T2 आएगा। तो इस तरीके से ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, क्या ये मुश्किल काम है मेरे भाई, क्या ये मुश्किल काम है, क्या ये मुश्किल काम है, बोलो 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 बोलो, ठीक। ऐसे ही एक ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम कर्व, एक ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम कर्व। सर स्लोप फिर से बताइए, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स में स्लोप वाला रिवीजन कर लो, पढ़ाया गया है ना वहां पे। अब तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं, बोलो कोई बात नहीं मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ, अल्लो बोलो कोई बात नहीं, उस दिन नहीं पढ़ा था मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ आज। नहीं बेटा पढ़ लो, जाओ बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर खोलो और पढ़ लो, या फिर जाओ उस दिन का लेक्चर देख लो, पढ़ लो, आ जाओ। अभी वेलोसिटी टाइम कर्व, देखो वेलोसिटी टाइम कर्व जो है, यहां मैं वाई एक्सिस पे इस बार ले रहा हूं वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं टाइम, और ये कोई हमें ग्राफ दे रखा है। तो देखो इसका जो स्लोप है, स्लोप, इसका स्लोप बताएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई पे क्या है यहां v है, अपॉन डी एक्स, एक्स पे क्या है यहां t है। देखो अपने आप ही निकल के आ रहा है, इसका स्लोप है dv बाई dt, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, क्या, एक्सेलरेशन। तो अब रटने की जरूरत नहीं है, समझ लिया। बाकी याद भी रखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। यदि मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑन टाइम एक्सिस, कि टाइम एक्सिस पर एरिया जो बनेगा वो क्या देगा, तो यह आएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, वाई की जगह क्या है यहां v, वाई डी एक्स, वाई की जगह v हो गया, dx की जगह dt, x की जगह यहां t है dt। अब ये इंटीग्रेशन v dt क्या बता सकता है, v को लिख सकते हैं dx बाई dt, और ये dt कट गया तो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा डेल्टा x,
डेल्टा एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया है ये देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। इसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब यहां पे एक चीज जरूर नोटिस करना, यदि मान लो एरिया कभी ऐसा है, वेलोसिटी टाइम कर्व में एरिया जो है मान लो इस तरीके का है, इस तरीके का, ऐसा कोई वेलोसिटी टाइम कर्व है, कोई भी ऐसे रैंडम शेप, तो इसमें दो एरिया बनेंगे, एक एरिया ये बनेगा, एक एरिया ये बनेगा। लेट सपोज ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है। A1 एंड A2 जो है, A1 एंड A2 ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो एक्चुअल में क्या है, यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो नेट एरिया निकालते हैं। तो देखो इस एरिया को प्लस साइन कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम एक्सिस के ऊपर है, इसको माइनस। जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन जब वेलोसिटी निगेटिव होती है, इसके नीचे वेलोसिटी मतलब निगेटिव, मतलब ये उल्टा चलेगा। तो पॉजिटिव चल रहा है और निगेटिव चल रहा है मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा पॉजिटिव एरिया में से, ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दो। यदि मुझे डिस्टेंस चाहिए तो वो भी निकाल सकता हूं। आपने प्लस में कितना चला और आपने माइनस, दोनों के मैग्नीट्यूड जोड़ दो। यदि दोनों एरिया के मैग्नीट्यूड जोड़ दोगे तो डिस्टेंस आएगा, और यदि दोनों एरिया के मैग्नीट्यूड को सबट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। लॉजिक बड़ा क्लियर है कि इसमें पार्टिकल पॉजिटिव में चल रहा है, इसमें पार्टिकल निगेटिव में चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दोनों एरिया को माइनस कर देंगे और डिस्टेंस के लिए दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। और इसका स्लोप हर समय पे उस समय का एक्सेलरेशन बताएगा। किसी भी पॉइंट पर इसका स्लोप उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम कर्व। जैसे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला देखो। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 पर, एंड मूव्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। The graph of velocity with respect to time shown in the figure. What is the position of the particle at 5 सेकेंड? 5 सेकेंड। देखो ग्राफ तो हमें दे रखा है 8 सेकेंड का, लेकिन हमें पोजीशन सिर्फ 5 सेकेंड पे बतानी है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि 5 सेकेंड पे बतानी है, मतलब 5 सेकेंड के पहले पहले का एरिया हमारे काम का है, इसके आगे हमें जाना ही नहीं है। तो ये वाला जो एरिया होगा, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो ये एरिया होगा, ये बताएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। हमें बतानी है पोजीशन। तो देखो हम क्या कहेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है वो इसके एरिया के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एरिया के। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और एरिया है, अब यहां एरिया में देखोगे तो एक तो बन रहा है ट्राइंगल, एक बन रहा है ये रेक्टेंगल, और एक ये रेक्टेंगल। तो यहां 3 एरिया है। ये वाला एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 2, हाइट 2, तो ये 2 मीटर, तो ये आ गया। और ये वाला एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट, मतलब दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, 4 मीटर ये आ जाएगा। ये वाला एरिया आ जाएगा 1 गुना 3 मीटर ये आ जाएगा। तो टोटल एरिया हो जाएगा, दो सारे पॉजिटिव हैं, सब ऐड हो जाएंगे। फाइनल निकालनी है, इनिशियल 0 दे रखी है, ओरिजिन देखो ओरिजिन पे है, बराबर 4 3 7 और 2 9 मीटर, तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी 9 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी 9 मीटर ही आएगा और फाइनल पोजीशन भी 9 मीटर, क्योंकि इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। देखो ये आंसर आ गया। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम कर्व, ये हो गया वेलोसिटी टाइम कर्व। बोलो 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 बोलो, क्या कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दूं?
क्या कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दूं? ये अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यूज ध्यान से सोल्व करना, कैलकुलेशन बढ़िया है इसमें। एक ये है, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और अगली क्लास में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा ग्राफ से रिलेटेड, और फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके भाई, ठीक है, ओके। शाम की डाउट क्लास एक बार चेक कर लीजिएगा, शेड्यूल हुई है नहीं हुई है, 3 बजे के लगभग। अभी मत चेक कीजिएगा। ओके, बाय।